बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय सांसद श्री एन.के. सिंह जी, भारत सरकार के पूर्व ऊर्जा सचिव श्री आर.वी. शाही जी, भारत सरकार के नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के सचिव श्री दीपक गुप्ता जी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन श्री प्रमोद देव जी, हमारे बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन श्री यूएन पंजियार जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री अजय नायक जी, हमारे सामने बैठे हुए बिहार सरकार के पूर्व विकास आयुक्त और हमारे परामर्शी निवेश श्री विजय राघवन जी, तंत्र नारायण ठाकुर जी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक श्री हैरी धौल जी, और इस सम्मेलन में आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले पंजियार साहब को, यूएन पंजियार साहब को बधाई देता हूं कि इन्होंने IPPAI के साथ मिलकर बिहार में पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि कैसे बिहार में बिजली की उपलब्धता को, ऊर्जा की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। हम कैसे पूरे बिहार को ऊर्जान्वित करें और ऊर्जा क्षेत्र की जो विभिन्न समस्याएं हैं, सब पर आज उन्होंने विशेषज्ञों को बुलाया है, अपने अपने क्षेत्र के जो माहिर लोग हैं उन सब लोगों को बुलाया है यहाँ, और आज दिन भर अलग अलग अवयवों पर ये चर्चा करेंगे। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कोई रेगुलेटर है तो बिजली का दर निर्धारित कर देंगे, और रेगुलेटर के साथ सबसे खास बात होती है कि वो दिखते नहीं। दिखता तो सामने बिजली बोर्ड है या सरकार। अब अगर कोई दर बढ़ेगा तो सरकार के खिलाफ बयान होगा, बिजली बोर्ड, कुछ लोग बिजली बोर्ड पर बोलेंगे, ज्यादातर लोग सरकार पर। सरचार्ज होगा तो उसी पर बोलेंगे। तो रेगुलेटर कहीं दिखते नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे रेगुलेटर ऐसे हैं जो न सिर्फ दिखते हैं बल्कि यहां इतने लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है। मैं इसके लिए इनको बधाई। और हमारे काडर के IAS पदाधिकारी रहे हैं, भारत सरकार के सचिव पद को सुशोभित कर चुके हैं, और मुझे खुशी है कि इस तरह का प्रयास जो इन्होंने शुरू किया है, इसका कुछ परिणाम है। अब जब ऊर्जा के क्षेत्र के इतने लोग यहां इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपका इकट्ठा होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी समस्याएं हल, हमारी क्या दिक्कतें हैं आप सब जानते हैं। अभी मंत्री जी ने भी कहा, बहुत सारी बातों का जिक्र हो गया, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। बिहार तो बहुत पीछे है, और हम लोगों का लक्ष्य है कि बिहार में भी ऊर्जा की उपलब्धता को बढ़ाएंगे। इसके लिए जो भी करना है वो हम करना चाहते हैं, और हर क्षेत्र में, चाहे वो जनरेशन का क्षेत्र हो, ट्रांसमिशन हो,
डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। सब लोगों ने बताया जनरेशन के लिए हम जहां खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बरौनी में, एनटीपीसी के साथ मिलकर निवेश कर रहे हैं कांटी में, एनटीपीसी के साथ मिलकर निवेश कर रहे हैं नबीनगर में। इसके अलावा निजी क्षेत्र का भी निवेश हो रहा है। केस 2 बिडिंग की गई है 3 जगहों के लिए। तो जितने भी संभव तरीके हैं सबको हम अपना रहे हैं, खुद भी निवेश कर रहे हैं, दूसरे भी निवेश करें उसका उपाय कर रहे हैं। लेकिन ऊर्जा का जनित्रीकरण, उत्पादन एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ समय लगता है। लेकिन अब बिहार में एक खास बात हुई है, वो यहाँ के सब ट्रांसमिशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहले की तुलना में सुधार आया। एक जमाने से हम केंद्रीय कोटा की बिजली पर निर्भर, लेकिन पहले जो 900 मेगावाट 1000 मेगावाट मिलता था, बिहार उसको भी खपत करने की स्थिति में नहीं। तो हमने ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में जो कार्यक्रम चलाए उसका परिणाम ये निकला है कि आज 3338 मेगावाट की वितरण क्षमता हमारी विकसित हुई और 2012 तक ये 4640 मेगावाट की क्षमता हो गई। अब क्षमता का सृजन हम करते जा रहे हैं, लेकिन बिजली की उपलब्धता है नहीं। इसलिए इन दिनों तो थोड़ा पानी पड़ गया है। अगर आप गर्मी के दिन में यहाँ आते और पंजार साहब अगर ये कॉन्फ्रेंस गर्मी के दिन में रहते तो उसी दिन आप देखते कितनी जगह मेरा पुतला जल रहा है बिजली के लिए। हम कभी कभी कहते हैं कि अगर मेरा पुतला जला देने से बिजली उपलब्ध हो जाए तो इससे तो आसान कोई बात ही नहीं हो सकती। पुआल का खर्चा सरकार वहन करे, लाखों की संख्या में पुतला जले। और ये बात हम इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस में या प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में नहीं, हम जनसभाओं में कहते हैं खुले आके। हमें क्या छिपाना भाई, जो स्थिति थी सबके सामने, हम तो इसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चाह जाएंगे तो वो काम हम बढ़े लेंगे। अब नबीनगर में तो हम बिल्कुल तेजी से काम करना चाहते हैं एनटीपीसी के साथ मिलकर के। अब जब जमीन का अधिग्रहण होगा तो मुआवजे का प्रश्न आएगा, कई तरह की बातें आएंगी, सरकारी जमीन भी पर कब्जा किए रहते हैं उसका भी दावा होगा। तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ता है और वो कर रहे हैं। आप कहने वाले कह देंगे कि भाई यहां तो 1 मेगावाट बिजली थी। जब जिस दिन हमने पहली बार कार्यभार संभाला था 24 नवंबर 2005 को, तो बिहार का अपना बिजली का जनरेशन शून्य था, जान लीजिए। आप लोग देश भर से आए हुए लोग, ऐसा कोई शायद ही कोई राज्य। वहां से यात्रा शुरू हुई। अब ये शाही जी बैठे हुए एनर्जी सेक्रेटरी थे, कांटी का मामला अटका हुआ था, इन्होंने जो कहा हमने वही कर दिया। लेकिन फिर भी कांटी का काम पूरा नहीं हुआ, एनटीपीसी को करना। अभी हमारे मंत्री जी बरौनी के संदर्भ में वेल की चर्चा कर रहे थे, तो अपने पास तो निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन उसके क्रियान्वयन पर जोर लगाते रहिए, हम यही कर सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में बेचैनी है, क्योंकि एक काम तो होता जा रहा है, ये जो हमारी नेटवर्क की क्षमता जो बढ़ती चली जा रही है उसके चलते अभी एक गांव में अगर बिजली लग जाती है तो दूसरे गांव में हंगामा शुरू होता है कि हमारा क्यों नहीं लगा। आप साहब कैसी पॉलिसी है। एनके सिंह जी तो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे, आरबी शाही जी ऊर्जा सचिव थे, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन, जिस दिन से हमने काम संभाला है उस दिन से प्रधानमंत्री जी से लेकर जो भी एनर्जी पावर मिनिस्टर होते हैं दिल्ली में, हम जाकर ये बात करते हैं प्लानिंग कमीशन सबसे। अब ये कोई बात है कि एक रेवेन्यू विलेज आप जोड़ रहे हैं, सारे हैबिटेशन को नहीं जोड़ रहे हैं, रेवेन्यू विलेज को जोड़ते हैं।
एक रेवेन्यू विलेज में अगर बिजली लगाने जाइए तो बाकी का जो हैबिटेशन है उसमें हंगामा शुरू होता है कि हमारा क्यों नहीं लगे, लेकिन स्कीम ही कहती है रेवेन्यू विलेज। और दूसरा, किसी गांव में 10 बीपीएल परिवार को कनेक्शन दे दिया गांव का विद्युतीकरण हो गया, और ट्रांसफार्मर कैसा, तो 16 केवीए का और 25 केवीए। न जाने कितनी नेशनल लेवल की मीटिंग में हमने समझाया है कि ये ट्रांसफार्मर नहीं होता है जैसे घर घर में लोग म्यूनिसिपल सप्लाई का पानी होता है उसको खींच करके अपना ज्यादा ड्रॉ करने के चक्कर में टुल्लू पंप लगा, कि टुल्लू ट्रांसफार्मर 16 केवीए 25 केवीए, क्या ट्रांसफार्मर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। 10 आदमी को कनेक्शन, आप समझ रहे हैं कि हमने विद्युतीकरण कर दिया। हम रोज जाते हैं दिल्ली, जब भी जाते हैं लिखते हैं समझाते हैं, लेकिन हमको वापसी चिट्ठी आती है कि साहब आपके इतने गांव में नहीं। खैर अब उनकी भी समस्या देखें। 12 5 ईयर प्लान में अगर ये योजना जारी रहती है तो मॉडिफाइड रूप में जारी रखा जाए इसको, ये फिर धोखा है और ये किसी और को नहीं दे रहे हैं। देश में जो नीति निर्धारक है वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये कितने दिन चलेगा? हमारे यहां एक तरफ आप ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ चल रहा, उसका फायदा क्या है? 63 या 100 केवीए का ट्रांसफार्मर आप नहीं लगाइए तो उसका क्या मतलब है? कौन बर्दाश्त करेगा कि सिर्फ 10 आदमी को बिजली हो और बाकी को बिजली नहीं हो? लोग लेंगे, आप नहीं दीजिएगा तो टोका फंसा करके बिजली लेंगे और ट्रांसफार्मर जल जाएगा। और कहां कहां आप पुलिस रखिए और कितनों को पकड़ के बंद कीजिए, कितनों पर ट्रायल कराइए, कितनों को सजा दिलाइए। ये सब हम अव्यावहारिक बात कर रहे हैं। इसलिए नीतियां ऐसी बननी चाहिए जो सबसे पहले तो हम कोई स्कीम बनाए तो जरूरत का वास्तविक आकलन करें, और जब जरूरत का वास्तविक आकलन करेंगे तो हम बनाएंगे। 5 साल के बजाय हम 10 साल में उसको पूरा करेंगे, लेकिन ठोस योजना बनेगी और उसका क्रियान्वयन होगा। तो हर एक चीज में जैसा हमने बताया नेटवर्क में कुछ सुधार हो रहा है तो बेचैनी भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ प्रयास भी चल रहा है। अब हमारे यहां तो बहुत जमाने से जो जितने भी कंडक्टर्स थे बदले नहीं गए। अब आए दिन जरा सा तेज हवा का झोंका आया, कंडक्टर गिर गया, खेत में कोई काम कर रहा है या बाहर कोई काम कर रहा है, कोई बिजली का तार गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पहले कोई बिहार में था ही नहीं कि कोई आपकी गलती से कोई मर जाता है तो उसको कंपनसेशन भी देना। ये हमने करवाया शुरू कि ये तो देना होगा साहब आपको। तार आपका था, जर्जर तार है, झूल रहा है, हवा के झोंके में गिर गया, नीचे चलने वाले का कसूर नहीं है, उसके सिर पर गिरा, वो काल कवलित हो गया, तो कौन देगा उनको? तो ये सारी बातें भी नहीं थी हो रही। 72,000 किलोमीटर हमारे यहाँ जर्जर तार को बदलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हमने योजना बना दी और बिजली बोर्ड को कहा करना तो चाहते 3-4 साल लगेगा, सारे जर्जर तार बदल दिए जाएंगे। ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसको बदलने में भारी गड़बड़ी होती थी, तो हम लोगों ने कहा कि आप तय कर लीजिए कितने ट्रांसफार्मर्स की जरूरत आपको बनेगी, आप इन्वेंट्री मेंटेन कीजिए और एक निश्चित समय के अंदर आप ट्रांसफार्मर बदल दिया। क्योंकि होता क्या है कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो करप्शन को आना ही है। अगर जला हुआ 100 ट्रांसफार्मर है और आप दे रहे हैं 10, तो 10 ट्रांसफार्मर को इशू करने में तो कोई ना कोई तो पैसा कमा ही लेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। जितना जले उससे ज्यादा हमारे पास इन्वेंट्री में ट्रांसफार्मर रहेगा तो चलेगा तो तुरंत लगेगा। अगर नहीं लगा रहा है तो उसको आप पकड़ करके उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैंने इसकी चर्चा इसलिए की, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो या जर्जर तार हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, ट्रांसमिशन सिस्टम हो, सब ट्रांसमिशन सिस्टम हो या जनरेशन, सब चीजों पर। और ये तो हो गई साहब थर्मल का, हम हाइडल पर भी जोर दे रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी
सोलर एनर्जी हो, बायोमास हो, कुछ भी हो, जिस तरह से भी जो भी उपलब्ध टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने पॉलिसी बना दी और सब पर ध्यान दे। लेकिन समस्या क्या है कि अभी हमको लगा कि देव साहब बोल रहे थे, उनको जानकारी मिली कि साहब ये जो बायोमास से बिजली पैदा की जा रही है उसको लोग 7 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट भी खरीद रहे। लोग तो खरीदते ही हैं। जहां बिजली नहीं रहती है शाम में, वहां लोकल कस्बों में, बाजारों में लोग जिन सेट रखते हैं और वो एक से बिजली सब जगह देते हैं। वो पैसा नहीं देता है क्या? वो तो देता ही है। लेकिन जो सरकार या बिजली बोर्ड के द्वारा बिजली दी जाती है उसमें चाहिए वो सस्ता है। वो है एक मानसिकता। इसको बिजली के सचिव रहे महाराष्ट्र, वैसा थोड़ी है कि महाराष्ट्र थोड़ा बेटर होगा, लेकिन मानसिकता तो कमोबेश हम सब हिंदुस्तानी है, सबकी एक ही समान है। और हम समझते हैं ये आदमी की मानसिकता है। अगर आपके पास ऑप्शन रहे कि सरकार सस्ता दे सकती है तो कोई महंगा नहीं लेना चाहेगा। तो ये जो समस्याएं हैं, अब आपने कहा एक और समस्या है, वो है बिल्कुल सामाजिक समस्या या उसे कह लीजिए मनोवैज्ञानिक समस्या। जब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करते हैं तो कई जगह पर बात आती है कि भाई ठगने के लिए करते हैं, हमको असली वाला बिजली दीजिए, मतलब वो जो बिजली बोर्ड जो सप्लाई करता है वो वाला बिजली दीजिए। तो हमने तय किया बिजली मंत्री जी को, अब बिजली विभाग के हमारे प्रधान सचिव को हमने हाथ जोड़कर कहा कि भाई आप सीएम हाउस में और सीएम ऑफिस को बिल्कुल सोलर एनर्जी पर कर दीजिए। हमारा सोलर एनर्जी पर समूचा रहेगा सिस्टम पावर का, और इसको लोग देखेंगे। जब मुख्यमंत्री रहने लगेगा सोलर एनर्जी में और वो सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल होगा उसके, तब धीरे धीरे लोगों को लगेगा कि ठगने वाली बिजली नहीं है, ये भी बिजली है, ये भी ऊर्जा है, और ये अक्षय ऊर्जा है। जब तक सूरज है तब तक है। बायोमास से बिजली, गैसिफायर, ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रचार हो रहा है और हम लोग इसको तो प्रचारित करने के लिए भी जोर लगा। और सब चीजों के साथ आजकल तो आणविक ऊर्जा पर बहस छिड़ी हुई है, और खास करके जापान के बाद तो और लोग डरते हैं। लेकिन हम लोगों ने रजौली में एटॉमिक एनर्जी के लिए भी भारत सरकार से लिखा, लोग आकर देख गए, लेकिन बीच में फिर देखा कि कोई उस पर हरकत नहीं हो रही। अभी हाल में अखबार में देखा कि वहां के बारे में फिर भारत सरकार गौर कर रही है कि वहां पर एटॉमिक पावर के बारे में सोचे कि जब भी आए तो हर तरह से ऊर्जा आए, और ऊर्जा के बिना तो विकास हो गए। और हर आदमी को लगता, आपने कहा कि लोगों ने कहा कि भाई आजादी हमें आज मिली, तो पहचान हो गई। अब कोई नहीं रहना चाहता है अंधेरे में, और क्यों रहना चाहे, कोई नहीं रहना चाहता। और यहां तो हमारे यहां तो एक से एक एंटरप्रेन्योर है साहब। बाढ़ में जब गांव से लोग बाहर जाते हैं और बांध पर रहते हैं, तो बांध पर जब रहते हैं तो रिलीफ पड़ता है, साथ साथ हम लोग एनर्जी के लिए किरासन तेल भी बांटते हैं। तो कई इतने एंटरप्रेन्योर होते हैं बिहार में, लोकल एंटरप्रेन्योर, कि वो अपना आराम से बैलगाड़ी पर जनरेटर सेट लगा करके बांध पर भी बिजली सप्लाई कर सकते हैं और उसके बदले में किरासन तेल ले लेते हैं। तो तरह तरह के एंटरप्रेन्योर है, ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप की कमी नहीं है। अरे यहाँ तो अद्भुत है। जरूरत है इस बात की कि हम अच्छे पॉलिसी के जरिए और एक एक चीज के बारे में अच्छा प्रचार। तो आज जो ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छा, और मुझको बहुत ज्यादा खुशी है कि नेशनल रेगुलेटर भी आए हुए हैं और हमारे नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी आए हुए हैं। सब लोग जो आए हुए हैं, इसका एक अच्छा माहौल बनेगा, वातावरण बनेगा, हर चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। और आईपीपी एआई के द्वारा भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। भाई हम तो खुद छूट दे रहे हैं, लेकिन छूट देने की हमारी जितनी शक्ति है हम उतना ही दे सकेंगे। हमने आपका प्रेजेंटेशन देखा, जो भी हमसे संभव है उतनी रियायत देने को तैयार है। और हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आए
लेकिन आप जानते हैं जमीन तो एक समस्या देश भर में, तो धीरे धीरे वो रिजॉल्व होता। और दूसरी समस्या हमारे यहाँ है, आप सब लोग बैठे हुए भाई, कोल लिंकेज। अब वो कोल लिंकेज बिहार को मिलता, हमारे तो अभी अपने जो सरकार लगाने जा रही है बरौनी में, उसका भी कोल लिंकेज फाइनलाइज नहीं हुआ जैसा हमको डिपार्टमेंट ने बताया। तो कोल लिंकेज बहुत जरूरी है, उसके बिना तो होता नहीं है। बाकी सब सोर्सेज तो हम करने की कोशिश ही कर रहे हैं। अब ये जो गन्ना पर आधारित जो उद्योग है, तो हमारे बहुत प्रस्ताव आया था एथेनॉल का। खैर भारत सरकार ने पॉलिसी बना दी, ऐसा ऑर्डर निकल गया, हमने कानून में संशोधन किया कि एथेनॉल बनाया जा सकता है। उस पर भी 4 साल बीत गया, मंजूरी नहीं, और हमको भी मालूम है कि लोग मंजूरी देंगे। तो लगे हुए हैं हम लोग कि शायद कुछ मिल जाए। तो जितने प्लांट लगाने वाले लोग थे उस सब ने को जनरेशन की बात रखी, और अकेले गन्ना पर आधारित उद्योगों में जो हमारे यहाँ प्रस्ताव था उसमें, और एथेनॉल जो प्रोड्यूस करने वाले थे, कुल मिलाकर के 2000 मेगावाट बिजली का को जनरेशन, लगभग 600 मेगावाट 650 मेगावाट की जरूरत उनको खुद की होती, बाकी 1400 मेगावाट तो हमारे ग्रिड में आते। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, और फोकस कोशिश कर। और इस सम्मेलन के बाद जो हमारे पंजियार साहब हैं, इसके बारे में जो भी सुझाव देंगे, आप सब लोगों के सुझाव के अलावा अगर पॉलिसी के लेवल पर जो कुछ भी करें, हाँ जो सुधार के कार्यक्रम हैं, बिजली बोर्ड के पुनर्गठन की बात है। आप लोग कहते हैं अनबंडलिंग, हमने कहा रीऑर्गेनाइजेशन। अनबंडलिंग में लोगों को तकलीफ होती थी, सबसे अनबंडल कर रहे हैं, वो चीज बंडल है, बोझा बांधा हुआ उसको खोल देंगे। तो हमने कहा ठीक शब्द नहीं, पता नहीं कैसे चल गया होगा, आजकल तो कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। तो हम लोगों ने कहा कि पुनर्गठन कीजिए, और हमने अपने बिजली बोर्ड में जितने हमारे ऑफिसर हों, इंजीनियर हों, अन्य हमारे दूसरे कर्मी हों, सबको हमने कहा कि उनकी जो सेवा शर्तें बिजली बोर्ड के कर्मी के रूप में थी, वही सेवा शर्तें अक्षुण्ण रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देश भर में बिजली बोर्ड का पुनर्गठन हो गया, हमारे यहां पुनर्गठन न हो, तो पहला ही सवाल पूछते हैं लोग कि आपको क्या मदद दी जाए, तो करना तो बहुत आवश्यक है। तो खैर अब अंतिम रूप से लोगों ने प्रस्ताव बनाया है, न जाने कब का हमारा निर्णय है, 2007 में ही हम लोगों ने सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया था। बाकी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं वित्त विभाग के भी प्रधान सचिव, इन लोगों ने अच्छा ही करते हैं, 3-4 साल अगर किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो बुरा क्या है। लेकिन मेरा कहना है कि 3-4 साल अध्ययन करते हैं तो कुछ एक्सपर्टीज आना चाहिए, उसका फायदा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा टर्म तो 5 ही साल। वैसे लोग कोशिश करते रहते हैं कि 5 साल के पहले ही भगा दे किसी तरह से, लेकिन अगर मान लीजिए भगाने में कोई कामयाब न भी हुआ तो 5 ही साल। तो आप लोग 4 साल अगर बैठ जाइएगा, कोई निर्णय लेंगे, तब तो हुआ विकास। और लोग हम ही लोगों से प्रश्न पूछते रहते हैं, कोई किसी से प्रश्न नहीं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र है। तो खैर मुझे इस बात की खुशी है कि ऊर्जा मंत्री जी बैठे बैठे बगल में बोल रहे थे कि अब मंत्रिमंडल के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया, तो मुझे जरूर 1-8 दिन के अंदर हमारा कार्यालय उसको मेरे सामने पुटअप करेगा, और हम पहली फुर्सत में चाहेंगे कि इसको स्वीकार किया जाए। और मैं दोहरा कर अपने बिजली बोर्ड के अध्यक्ष बैठे उनको कहीं लोग परेशान न करें, मैं बिजली बोर्ड के तमाम इंजीनियर और कर्मियों को कहता हूं कि उनकी सेवा शर्तें अक्षुण्ण रहे। और दूसरी बात है कि पॉलिसी सरकार को बनाना, और पॉलिसी क्या होगी इसके लिए जनता वोट देती है। जरा अपनी अपनी सीमाओं को सबको समझना चाहिए, अपनी अपनी सीमाओं को लोग नहीं समझते। भाई कौन सी नीति होगी, कौन सा कानून बनेगा, ये काम निर्वाचित सरकार का होता है, और इन्हीं पॉलिसीज पर जनता किसी को चुनती है या सत्ता से निकाल बाहर करती है। ये काम किसी और को नहीं दिया जा सकता। राय सब दे सकते हैं, सुझाव सभी दे सकते हैं, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो लोगों के राय के बगैर खुद करे, क्योंकि हर चीज के विशेषज्ञ होते हैं।
और वो जब राय देते हैं, और आज इतने लोग विशेषज्ञ जुटे हुए हैं और सब लोग इसी बात को कह रहे हैं, तो जरूर जब इतने लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। हम तो ऐसा नहीं मान सकते हैं कि हमारे कुछ लोग जो बिजली बोर्ड में आज काम कर रहे हैं वही हमको पॉलिसी बता देंगे। भैया तो बता देते थे, ये हालत में क्या कुछ हमको उनको कसूर नहीं देते। भाई पता नहीं कितने जमानों से बिजली बोर्ड का दुरुपयोग होता रहा। हम लोग विपक्ष में थे, बिजली बोर्ड का इस्तेमाल लोग चुनाव में करते थे। सब जगह लोग जानता है कि चुनाव के टाइम में तो सत्ता पार्टी वाले लोग सब कुछ देंगे। तो ट्रांसफार्मर गिर रहा है, बिजली का पोल गिर रहा है, कंडक्टर गिर रहा है, यही पहले होता था। ये तो मैंने भला हो कि अब इलेक्शन कमीशन भी जरा कड़ा रुख अख्तियार करता, वरना हम लोग तो भुगतते रहे विपक्ष। आज से 15 साल पहले क्या नजारा था, 10 साल पहले क्या नजारा था, आज वो सब मुमकिन नहीं। तो जब दुरुपयोग किया गया तो उसके चलते तो बिजली बोर्ड का ये हालत हो गया। अब तो हम लोग चाहते हैं कि इसको एक बिल्कुल ऐसा संगठन, सशक्त संगठन बना ले। बिजली बोर्ड को सहायता तो देनी पड़ेगी। अगर हम कहीं किसी सेक्शन को सब्सिडाइज करेंगे, हमारे बिजली मंत्री जी अभी कह रहे ओपन एक्सेस पर बोल रहे, भाई आज न कल तो हमें ओपन एक्सेस की ओर जाना ही पड़ेगा। अभी बिहार में वो वातावरण नहीं है, लेकिन हम ओपन एक्सेस पर जाएंगे। कंज्यूमर को ऑप्शन होना चाहिए, हम बिजली बोर्ड की बिजली ले या किसी और की बिजली ले, ये ऑप्शन तो कंज्यूमर को होना ही चाहिए। और सरकार का काम है, हम बिजली बोर्ड को और जो भी पुनर्गठन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अगर रेगुलेटर के रेट पर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, उससे कम रेट पर सरकार उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर रही है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि हम उन्हें सब्सिडी दें। हम जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सब्सिडी दे सकते हैं, कृषि के क्षेत्र को सब्सिडी दे सकते हैं, या जिस क्षेत्र को सब्सिडी देना चाहें, आवश्यक है नीतियों के हिसाब से उन्हें सब्सिडी दे सकते हैं। उसके लिए सरकार को धन देना पड़ेगा। लेकिन लोगों को अब जमाना बदल गया है, अब जमाना बदल गया है, लोगों को अब चॉइस दीजिए, जैसी बिजली लेना चाहें वैसी बिजली ले, उसकी उपलब्धता हो। तो आज तो हम ओपन एक्सेस की बात करेंगे, तो आज हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे। अभी कौन प्राइवेट सेक्टर का आदमी आ गया है बिजली का, उसने अपना नेटवर्क पैदा कर लिया है जो अभी तुरंत देगा। अभी तो जो भी नेटवर्क है बिजली बोर्ड का, ओपन एक्सेस का अगर ये फायदा हो कि डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निजी क्षेत्र पूंजी लगाएगा, उसमें क्या बुराई है। लोगों के पास कनेक्शन रहेगा, भाई जो बटन दबाएंगे वही बिजली, 3 घंटा हम तो लिया एक्स बिजली लिया, उसका पेमेंट करेंगे। वो समय तो आ ही जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, तो उसमें तो ये रहेगा ही, एक ही आदमी दिन में कभी इनकी बिजली उठाएगा, खपत करेगा, कभी दूसरे की बिजली खपत करेगा। तो उस समय को आने से कोई रोक नहीं सकता है, और वो समय आ जाए तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। और जो सरकार का दायित्व सरकार को निभाती रहे। हमारे समाज में इस तरह के क्षेत्र होंगे, इस तरह के लोग होंगे जिन्हें हमें सब्सिडी देनी होगी, उन्हें हम सब्सिडी देंगे। और पूरी सब्सिडी के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो पता नहीं किस चीज का हिसाब है। अभी तो बिजली बोर्ड को हम लोग पैसा देते जा रहे हैं और कहां खपत हो जाता है, बॉटमलेस पिट बना। तो ये सब कुछ रिफॉर्म होगा। अभी तो अच्छे ढंग से बिजली बोर्ड काम कर रहा है। देखिए, हमारे बिजली बोर्ड कभी पूरा नहीं था। के सिंह जी कुछ दिन के लिए बिजली बोर्ड हुए होंगे, तो वो बताएंगे उसमें बोर्ड के सब मेंबर थे कि नहीं थे। लोगों को याद नहीं है, वर्षों बाद पूरा बिजली बोर्ड गठित है, अब वो काम कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक व्यवस्था जो लगभग ध्वस्त हो चुकी थी, उसको रिवाइव करना कितना कठिन है। कभी कभी हमें वो तकलीफ होती है इन लोगों से। और साहब, बिजली एक ऐसी चीज है कि उसके बारे में तो देखना ही पड़ेगा ना, पब्लिक लोगों का। हम सब हैं काहे के, हम इतने नीतियों की बात कर रहे हैं, पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला, लोगों को रिलीफ नहीं मिला, तो कौन इन सब चीजों को सुनना पसंद करेगा।
तो हमें रिलीफ भी देना चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी उपलब्ध संसाधन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिजली निजी क्षेत्र में अगर उपलब्ध है तो वही खरीद के दे देंगे। और बिहार के साथ जो हो रहा है अब तो बताने की जरूरत नहीं है, तो अपने ही है दीपक गुप्ता जी, इनको क्या सुनाएंगे। ये कहेंगे भी तो कह देंगे कि भाई तुम तो बिहारी झारखंड के हो, तुमको क्या करना है। कितना लोग सुनेंगे कितना लोग नहीं सुनेंगे हमको नहीं मालूम है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि भाई बिहार को जब केंद्रीय कोटा की बिजली मिल रही है तो वो सिर्फ वैसे पावर प्लांट से ही क्यों मिलती है जिसके बारे में मालूम है कि साहब इसको गर्मी के दिन में बंद हो ही जाना, पता नहीं क्या नेक्सस है। और बराबर बताया जाता है बांग्लादेश के साथ ही गंगा नदी के में बराज बना दिया गया, पानी के बंटवारे का सहमति हो गया। पता नहीं बिहार की जबरदस्त आवाज उठनी चाहिए थी। अब उसकी समस्याएं अलग है, जो हुआ उससे पैदा होती है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन अब उसमें जब बांग्लादेश को पानी जाता है तो उनका एनटीपीसी का प्लांट फरक्का में प्रभावित होता है। ये कहलगांव से कुछ बिजली देते हैं साहब तो उनका कोयला का स्टॉक नहीं। तो यानी बिहार को उन्हीं जगहों से जोड़ा गया है जहां प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्या है। ऐसा हमको लगता है दिल्ली में बैठे हुए लोग सोचते होंगे कि भाई तुम लोग काम कर रहे हो तो कुछ समस्या को भी झेलते रहो, अच्छा रहेगा। समस्या से झेलने की आदत है, लेकिन इतनी समस्या मत पैदा कर दीजिए कि सफर सिर्फ बिहार ही करता रहे। तो खैर सभी विषयों पर चर्चा हुई है और मैं तो इस बात की तरफदारी करूंगा कि हम लोगों को कोयले पर आधारित बिजली पर बहुत अधिक अपने को निर्भर नहीं रखना चाहिए, अक्षय ऊर्जा की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और वही शायद ज्यादा टिकाऊ होगा। लेकिन फिलहाल थर्मल पावर का जो क्रेज है आप उसको रातों रात खत्म भी नहीं कर सकते हैं, जिसका हमने जिक्र भी कर दिया। वो जब तक जो बिजली का तार दौड़ करके दूर दूर से वो दिखाई नहीं पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को लगता है कि आप लोगों ने ठीक कहा कि भाई अब ग्रिड के बजाय अलग अलग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं। और कुछ जगहों पर जब प्रयोग के तौर पर दिखलाकर उसकी कामयाबी को हम लोग प्रदर्शित करने में सफल हो जाएंगे तब जरूर लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। तो आप आए और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार से पंजियार साहब आगे भी लोगों को बुलाते रहेंगे और लोगों को बुलाइए पंजियार साहब। और यहाँ भी हमारे जितने ऊर्जा के क्षेत्र में लगे हुए सरकारी अधिकारी हों या इंजीनियर्स हों या दूसरे काम करने वाले लोग हों या ऊर्जा के क्षेत्र में जितने लोग रुचि रखते हों इन्वेस्ट करने में, वैसे लोगों को भी और कंज्यूमर्स को भी कभी कभी उनको भी बताना चाहिए। और ऐसे तो जो ज्यादा समझदार आदमी होता है वो ज्यादा बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि मीटिंग में भी सब उद्यमी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जरा सा बढ़ेगा तो थोड़ा के बाद बयान तो दे ही देते हैं। पता नहीं कस्टमरी स्टेटमेंट देते हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए लोग, या सचमुच करते हैं। तो आपसे हम अनुरोध करेंगे कि इन लोगों के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए और वर्तमान स्थिति को समझते हुए हम क्या कर सकते हैं और जो भी बेहतर हम लोग कर पाएंगे, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा। और आप सब लोग जो जितने लोग बिहार के बाहर से यहाँ पर आए, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। अपनी तरफ से बिहार के लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।